दोस्तों नमस्कार। आजकल दुनिया के रंगमंच पर जो हो रहा है उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की। ट्रंप साहब का यह कहना कि ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं फौज का भी इस्तेमाल करूंगा, इससे पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदल गई है। 2026 में अगर दोस्तों ये सोचें आप कि यूक्रेन बन जाए रशिया का हिस्सा, ताइवान बन जाए चाइना का हिस्सा और ग्रीनलैंड बन जाए अमेरिका का हिस्सा, तो क्या होगा? अब सवाल इस बात का है कि क्या यह संभव है। मेरा सवाल यह है कि यह क्यों नहीं हो सकता, इन नेताओं को कौन रोक सकता है। आज हम इसकी चर्चा करें और यह बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस तरह से हम जियोपॉलिटिक्स आज तक समझते रहे कि दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक रूल बेस्ड सिस्टम आया है, हकीकत यह है कि 21वीं शताब्दी में हम 19वीं शताब्दी के कानूनों से काम करने लगे। इसका मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब उसका क्या नतीजा होगा? क्या दुनिया इसको रोक पाएगी? कौन से देश इसको रोक पाएंगे? और अगर नहीं रोक पाएंगे तो क्या कारण है? इसकी आज हम चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तीनों सिचुएशन को, ग्रीनलैंड, यूक्रेन और ताइवान, तीनों को मैं एक साथ एनालाइज करूंगा और फिर आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या यह संभव है या नहीं है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल आपके लिए यह रहेगा कि अगर इस कार्रवाई को रोकना है तो क्या ऑप्शंस हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, और इस चैनल को सपोर्ट भी करिए अगर आप कर सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल क्या है आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि ग्रीनलैंड के ऊपर यूएस ने अपना दावा ठोक दिया। अब आप कहेंगे कि साहब ये तो एक भाषणबाजी थी ट्रंप की, ट्रंप साहब तो कुछ भी बोलते हैं। जब बड़ी ताकतें बोलती है ना तो वो भाषण नहीं होता, उसके पीछे एक लंबी सोच होती है। यूक्रेन रशिया की तरफ से बहुत क्लियर मैसेज है, तो चाइना की तरफ से ताइवान के लिए मैसेज है कि ये हमारा हिस्सा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये तीनों बड़ी ताकतें हैं। द न्यू ग्रेट पावर बार्गेन, नोबडी एडमिट्स कि ऐसा होगा, लेकिन अंदर ही अंदर सब डर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। आप भी सोचिए, क्या आपको नहीं लग रहा कि यह संभव है? दुनिया के किसी भी नेता से पूछिए कि क्या ग्रीनलैंड अमेरिका हड़प लेगा, लोग कहेंगे नहीं नहीं संभव नहीं है, यूएन परमिट नहीं करता, इंटरनेशनल कानून परमिट नहीं करते। सवाल इस बात का है कि जो वेनेजुएला में हुआ उसको भी किसी ने परमिट नहीं किया था, लेकिन वो हुआ। इस बात को समझना होगा। इसका मतलब ये है कि टेरिटरी अलॉटेड बाय पावर्स नॉट प्रिंसिपल्स। मेरे को चाहिए, मैं ले सकता हूं, आप में दम है, आप रोक के दिखा लीजिए। 19वीं शताब्दी में यही तो होता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले यही तो हो रहा था। जब एक देश दूसरे देश पे आक्रमण करता था तो क्या होता था, जिसकी ताकत होती थी वो कब्जा कर लेता था। ये तो पूरा रूल बेस्ड सिस्टम हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बनाया, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज 80 साल पहले जो काम हुआ उसको लगा कि ये तो रूल बहुत पुराने हो गए, वापस 19वीं शताब्दी में हम चले गए। अब इसका मतलब क्या है? What does this formula means? It does not mean these outcomes are agreed or inevitable. कोई जरूरी नहीं है कि ये जो आउटकम है ये लोग माने या ये पॉसिबल है। सवाल इस बात का है कि ग्रेट पावर्स आर टेस्टिंग वेदर द वर्ल्ड स्टिल रेजिस्ट देम। सवाल इस बात का है कि ट्रंप साहब ये सोच रहे हैं, मैं देखता हूं मुझे रोकेगा कौन, है किसी में दम? कौन रोकेगा? यूरोप। आज यूरोप की हिम्मत है कि ट्रंप को कुछ बोल सके? क्या रशिया कुछ बोल पाएगा? रशिया कहेगा मुझको क्या करना, ग्रीनलैंड में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या चाइना रोक पाएगा? चाइना को क्या करना है? कहने का मतलब यह है कि ट्रंप को रोकेगा कौन? टेरिटरी तो यूरोप की है ना ग्रीनलैंड, तो यूरोप को रोकना चाहिए। क्या यूरोप ट्रंप को रोक सकता है? सवाल यह है, इसकी भी चर्चा आज हम करें। ईच केस इज ए प्रोब अपने आप में। हाउ फार कैन पावर गो बिफोर रेजिस्टेंस बिकम्स अनबियरेबल? कहां तक ये लोग जाएंगे? ट्रंप साहब ने टेस्ट कर लिया, वेनेजुएला में यूरोप खामोश रहा। ईरान में अटैक हुआ, यूरोप ने समर्थन किया। वेनेजुएला में हुआ, खामोश रहा यूरोप।
अब जब डेनमार्क हाथ से जाएगा तब यूरोप क्या करेगा? कुछ बोल पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि ट्रंप ने यूरोप को तबाह कर दिया। उसका आउटकम हमारे सामने। आर रूल्स रियल और कंडीशनल? अब रूल तो बन गए, ये रूल किस पे लागू होंगे? छोटे देशों पे, क्योंकि ट्रंप साहब तो कहते हैं मैं तो ना यूएन को मानता हूं, ना डब्ल्यूटीओ को, ना तुम्हारे किसी रूल बुक को, ना क्लाइमेट समिट्स को। आपको जो करना है आप कर लो, मैं तो वही करूंगा जो मुझे करना है। तो रूल किसके लिए है? ये भी आज बड़ा सवाल है। सो द आंसर्स आर डिस्टर्बिंग। आसान नहीं है, इसीलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। अब हम एक एक करके केस स्टडी देखते हैं। ग्रीनलैंड जाएगा यूएस के पास। मुझे लगता है इसको कोई रोक नहीं सकता। कारण मेरे क्या है? लॉजिक ऑफ पावर, आर्कटिक मिसाइल डिफेंस क्यों चाहिए? क्योंकि आर्कटिक में काफी बड़ा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है अमेरिका का। ऑलरेडी ग्रीनलैंड में अमेरिका का सैटेलाइट एंड मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम है, ऑलरेडी है। और वो कहते हैं कि उसमें वो पूरा हमें दे दो। कारण हमारा तो ट्रैकिंग सिस्टम है ही है, वहां पे रेयर अर्थ के खजाने हैं और नॉर्थ अटलांटिक कंट्रोल ये भी जरूरी है, क्योंकि वहां पे रशिया और चाइना हावी हो रहे हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि नॉर्थ से उनके ऊपर किसी तरह का दबाव हो। ये बात अपने आप में। तो रियलिटी क्या है? आज जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क का हिस्सा है। डेनमार्क कैन नॉट डिफेंड ग्रीनलैंड। कैसे रोकेगा? दोस्तों, ग्रीनलैंड का जो क्षेत्रफल है वो है करीब 2.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और आबादी है मात्र 55,000। एक आदमी के खाते में करीब 50 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास जमीन आती है। एक आदमी, आप ये समझिए कि 50 स्क्वायर किलोमीटर में एक आदमी रह रहा है। कैसे डिफेंड करोगे आप उसको? तो कुल मिला के जो थोड़ा बहुत एक शहर या 2 शहर छोटे छोटे हैं वहां लोग रह रहे हैं, बाकी पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ है। अब 50,000 लोग क्या झगड़ा करेंगे अमेरिका से? और क्या डेनमार्क रोक पाएगा? इस बात को समझना जरूरी। यूरोप कैन नॉट डिटर द यूएस एंड नेटो कैन नॉट रिस्ट्रेन इट्स हेजेमनी। अब आप कहेंगे कि साहब नेटो का एक संधि है आर्टिकल 5 कि अगर एक देश पे आक्रमण होता है तो सब उसका साथ देंगे। यहां तो नेटो का सबसे बड़ा जो खिलाड़ी है अमेरिका, वो ही नेटो के देश पे अटैक कर रहा है। आप किसके खिलाफ हथियार उठाएंगे? और वैसे भी नेटो में अगर आप अमेरिका को हटा दो तो बाकी तो किसी यूरोपियन देश के पास कोई क्षमता है ही नहीं। तो यहां पे यूरोप फंस गया, जो अपने आप को बहुत बड़ी ताकत बताता था, एक्चुअली अंदर से वो खोखला निकला। तो कहने का मतलब ये है, ये कोई लड़ाई नहीं है, इट इज ए स्ट्रेटेजिक एब्जॉर्प्शन अंडर द लैंग्वेज ऑफ सिक्योरिटी। अमेरिका को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहेंगे ये मेरा सिक्योरिटी थ्रेट है, मैं ग्रीनलैंड को इसलिए मुझे चाहिए ताकि अमेरिका सिक्योर हो। आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको पैसे चाहिए, आप हमसे पैसे ले लो। ग्रीनलैंड जमीन की कीमत है, ट्रम्प साहब तो वैसे ही रियल एस्टेट के खिलाड़ी है। ये दाम बोलो, मैं पैसा देने को तैयार हूं। और उसके बाद जो अमेरिकन कंपनीज वहां जाके माइनिंग करेंगी और जहां पे एक्सट्रैक्शन होगा उससे सारा पैसा वसूल हो जाएगा। तो ट्रम्प साहब जानते हैं कि इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, ग्रीनलैंड आसानी से हमारे पास आएगा। धमकाने के लिए उन्होंने कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं फौज का भी इस्तेमाल करूंगा, हालांकि उसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अब बात करते हैं हम यूक्रेन। लॉजिक ऑफ पावर क्या है? रशिया ने यह कहा कि नेटो मेरे बॉर्डर तक नहीं आना चाहिए, मतलब बफर स्टेट डॉक्ट्रिन। मेरे को यूक्रेन में नेटो नहीं चाहिए। अब सवाल है कि जब ट्रम्प साहब डेनमार्क के हिस्से पे कब्जा कर लेंगे ग्रीनलैंड पे, तो नेटो का तो अस्तित्व वैसे ही खत्म हो गया। लेकिन ये एक जस्टिफिकेशन है रशिया के लिए कि यूक्रेन क्यों हमारा हिस्सा हो सकता है, या कुछ हिस्सा हमारे पास और बाकी बफर जोन, क्योंकि बफर स्टेट डॉक्ट्रिन लेके आज तक की जो लड़ाई चल रही है यूक्रेन में, उसका लॉजिक ये। नेटो एनक्रोचमेंट एंजाइटी। आज सवाल इस बात का है कि नेटो आएगा, हमारे लिए टेंशन करेगा, हमें नेटो को दूर रखना है, इसलिए यूक्रेन पे कब्जा जरूरी है। और अल्टीमेटली यूक्रेन तो कभी हिस्सा था ही रशिया का, यूएसएसआर में यूक्रेन पार्ट था। अब सवाल इस बात का है कि ऐतिहासिकली तो अगर हम देखें ऐतिहासिक रूप से, तो जो यूक्रेन है वो तो रशिया का हिस्सा शुरू से ही था। अब क्या होगा? अब इसीलिए मुद्दा यह है कि रशिया का भी जस्टिफिकेशन है जैसा अमेरिका का है। रियलिटी क्या है? रशिया टेस्टेड द रेड लाइन। रशिया ने ऑलरेडी लाइन टेस्ट कर ली है। और हुआ क्या? वेस्ट ने कहा हम सैंक्शन लगाएंगे।
हथियार तो नहीं उठाए, किसी ने रशिया पे अटैक नहीं किया, कुल मिला के सैंक्शंस लगाए। और रशिया ने क्या किया? रशिया ने सारे सैंक्शंस एब्जॉर्ब कर लिए, इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर लिया, आपके सैंक्शंस का कोई मतलब नहीं रहा। ये बात यूरोप को और वेस्ट को चुभ रही। हुआ अल्टीमेटली क्या? वॉर फ्रोज इनटू एट्रिशन नॉट रिवर्सल। विवाद हो गया, डिस्कशन करते रहो, नेगोशिएशन करते रहो, लेकिन रशिया हटने वाला नहीं है। तो मतलब क्या हुआ? एक स्टेटस को। कहने का मतलब ये है, बॉर्डर्स आर नेगोशिएबल इफ यू कैन एब्जॉर्ब द कॉस्ट। और ये बात रशिया ने बताई कि बॉर्डर हम बदल देंगे यूक्रेन का, कीमत चुकानी पड़ेगी। 4 साल से हम लड़ रहे हैं, हो सकता है 2-4 साल हमें और लड़ना पड़े, हम कीमत चुकाने को तैयार हैं, लेकिन हम बॉर्डर बदल देंगे। ये जो अप्रोच है रशिया का यूक्रेन के प्रति, वो हमारे सामने है। अब इंटरेस्टिंग केस आता है ताइवान का, जो चाइना कह रहा है कि साहब वन नेशन पॉलिसी के अंदर ताइवान पार्ट ऑफ चाइना है। अब उस स्थिति में क्या होगा, इसको समझ लेते हैं। लॉजिक इज कि सिविल वॉर अनफिनिश्ड, ये जो सिविल वॉर हुई थी जिस समय चाइना में और एकीकरण हुआ था, उसका एक टुकड़ा जो ताइवान है वो छूट गया था। हमें इसको अब अनफिनिश्ड एजेंडा को पूरा करना है। अब सेमीकंडक्टर्स का सबसे बड़ा बेस है, तो कमर्शियल इंटरेस्ट भी है चाइना का कि अगर ताइवान हाथ आ जाता है तो दुनिया में जो सेमीकंडक्टर की पावर है वो उनके हाथ में आती है। और दूसरा, नेशनल लेजिटिमेसी फॉर बीजिंग, ये सब हमारा हिस्सा है, वहाँ पे जो लोग हैं वो चाइनीज ओरिजिन के हैं, तो कोई लॉजिक नहीं है कि ताइवान चाइना से बाहर रहे। रियलिटी क्या है? अमेरिका ने बहुत बार कहा कि हम ताइवान को बचाएंगे। बचाएंगे कैसे? एम्बिग्विटी है, कमिटमेंट नहीं है कि हम लड़ेंगे चाइना के साथ ताइवान को बचाने के लिए। क्या अमेरिका ऐसा कर पाएगा? अब चाइना भी कोई छोटी ताकत नहीं है, वहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो चाइना भी पूरी ताकत लगाए। ऐसी स्थिति के अंदर क्या अमेरिका चाइना के साथ हथियारबंद युद्ध करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। एलाइज हेजिटेंट, जो भी एलाइज है अमेरिका के, वो भी ये नहीं कह रहे, यूरोपियंस भी नहीं कह रहे कि अगर अटैक हुआ तो हम भी चाइना पे अटैक करेंगे, कोई नहीं बोल रहा है। एंड मिलिट्री कॉस्ट स्टिल हाई बट फॉलिंग। अब सवाल इस बात का है कि अभी तो चाइना के लिए कीमत बहुत ज्यादा है फौज की, लेकिन जैसे जैसे वहां पे वो अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं तो उनको ये लग रहा है कि हम इसको काबू कर लेंगे, अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका के पास अपनी ही समस्याएं काफी होंगी। तो यहाँ पे आके बगैर किसी तरह की प्रॉब्लम के वो आसानी से ताइवान को ले पाए। इसका मतलब क्या है? बीजिंग ये देख रहा है कि जब रशिया को यूक्रेन में यूरोप कुछ नहीं कर पा रहा तो ताइवान में क्या करेगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बीजिंग इज वॉचिंग यूक्रेन क्लोजली, नॉट स्पीचेस फ्रॉम वॉशिंगटन। वॉशिंगटन गीदड़ भपकी देता रहे कि हम देख लेंगे, कर लेंगे, सोच लेंगे। तुम रशिया का कुछ नहीं कर पाए, वहां तो लैंड एरिया आपके पास है, आपके पास पूरा यूरोप का लैंड मास है, वहां पे आप रशिया को कुछ नहीं कर पाए। ताइवान तो एक आइलैंड है, यूरोप से बहुत दूर और अमेरिका से बहुत दूर, वहां आप क्या कर लोगे? तो अगर मान लीजिए चाइना ने ताइवान का ब्लॉकेड किया, नेवल ब्लॉकेड किया, और वहां पे उन्होंने कह दिया कि नो फ्लाई जोन, तब अमेरिका क्या करेगा? घुसेगा तो लड़ाई होगी। क्या चाइना उस लड़ाई के लिए तैयार है? अगर हाँ, तो अमेरिका के पास कोई ऑप्शन बचता नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए अमेरिकन फौजों ने चाइना के ऊपर अटैक किया तो तब तक चाइना भी ऐसे डिप्लॉयमेंट करेगा जिससे अमेरिका पे अटैक हो, तो स्थिति काफी बिगड़ सकती है। ट्रंप साहब इस बात को जानते हैं। तीनों में कॉमन चीज क्या है, अब इसको समझते हैं। ऑल थ्री केसेस रेस्ट ऑन वन assumption, sanctions replace soldiers। फौज कोई नहीं उतारेगा, किसी को अपने फौज नहीं मरानी। अगर हम यहां देखें, अमेरिका ने भी वेनेजुएला में कहा फौज नहीं उतार रहे, यूरोप ने भी यूक्रेन में फौज नहीं उतारी, तो ताइवान में कौन उतारेगा? इस बात को आप समझिए। तो फौज नहीं होगी, हम सैंक्शन लगाएंगे, और सैंक्शन तो आपने देख लिया रशिया में, उनका असर क्या है। अल्टरनेट सिस्टम बन गए हैं, सैंक्शन को हम आसानी से बीट कर पाएंगे। स्टेटमेंट्स रिप्लेसेस डेटरेंस। अब क्या हो गया? पहले लोग कहते थे हम अपनी फौज भेज रहे हैं, हम हथियार भेज रहे हैं, एयरक्राफ्ट भेज रहे हैं। अब सिर्फ एक स्टेटमेंट आता है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका कोई मतलब नहीं। एंड नॉर्म्स रिप्लेसेस पावर अंटिल दे डोंट। अब आप रूल कह रहे हो कि ऐसा नहीं है, अंतरराष्ट्रीय कानून ऐसे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको जो करना है आप कर लीजिए,
हमने तो इस जगह पे कब्जा कर लिया। क्या अमेरिका ने सुनी बात वेनेजुएला में, ईरान में, इराक पे जब अटैक हुआ? अमेरिका ने कब और कहां सुनी? 70 देशों में उन्होंने अलग अलग जगह पे रिजीम चेंज के ऊपर अटैक किया, किसी ने उनको रोका? आज तक नहीं रोका। यूक्रेन में रशिया ने जिस तरह से एंट्री करी है, कोई रोक पाया? नहीं। तो क्या कोई चाइना को रोक पाएगा? मुझे नहीं लगता। क्या जापान अपनी फौज भेजेगा? मुझे नहीं लगता। क्या कोरिया भेजेगा? मुझे नहीं लगता। तो कौन भेजेगा? तो कुल मिला के स्थिति बदलेगी। इसका मतलब ये है, जो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो ऑर्डर आया था कि हम एक यूएन बेस्ड सिस्टम पे काम करेंगे, वो खत्म हो चुका है। अब यूएन और डब्ल्यूटीओ जैसी संस्थाओं का कोई मतलब नहीं है, एंड नो वन इज विलिंग टू डाई टू डिफेंड फॉर इट। कोई भी अपनी गर्दन नहीं फंसाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिए। वेनेजुएला में कार्रवाई हुई, किस देश ने कहा कि हम अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? कोई बोला? लोग शांत हैं। स्टेटमेंट अगर आप पूरा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का देखें, करीब 2.5 घंटे तक की वो स्पीच चली है, मतलब डिस्कशन चला है, मैंने पूरा देखा है। सब बातें कर रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं है जो ये बोल दें कि साहब हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे या यूएन को फोर्स भेज के अमेरिका से वहां रिलीज करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। कुछ नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट्स है। व्हाई दिस इज डेंजरस, इसको समझना है कि अब घातक क्यों होगा, और भारत को भी चौकन्ना रहने की जरूरत है। मिडिल पावर्स लूज ऑटोनॉमी। अगर आपके पास क्षमता नहीं है तो आपका अस्तित्व नहीं है। भारत भी क्या बोलेगा? क्या भारत ट्रंप साहब को बोल सकता है कि आपने गलत किया, वापस करिए? कुछ नहीं। क्या रशिया को बोल सकता है? कुछ नहीं। क्या चाइना को बोल सकता है? शायद नहीं। हम सिर्फ स्टेटमेंट दे सकते हैं, और यही चैलेंज हर मिडिल पावर का रहेगा। स्मॉल स्टेट्स बिकम बार्गेनिंग चिप्स। मान लीजिए आज अमेरिका बोलता है मालदीव को कि मुझे आपके 2 आइलैंड चाहिए, आप देते हो या मैं अपनी फौज भेजूं? मालदीव क्या करेगा? भारत के बॉर्डर पे अगर 2 मालदीव के आइलैंड्स पे अमेरिका ने कब्जा कर लिया और वहां पे अपने समुद्री बेड़े बना दिए, तो क्या कर लो? या चाइना ने ऐसा किया कि बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में या इंडियन ओशन में कोई 2, 4, 5 आइलैंड कब्जा करने के लिए उन्होंने कहा हम फौज भेज रहे हैं, आप क्या कर लोगे? इस बात को समझना होगा। वॉर बिकेम्स ए नेगोशिएशन टूल अगेन। कुल मिला के या तो आप दे दो, नहीं तो हम अटैक करेंगे। यही तो कहा ट्रंप ने। ग्रीनलैंड या तो हमारे हवाले कर दो, पैसे ले लो, नहीं तो हम फौज भेज के वैसे ही कब्जा कर लेंगे। चॉइस इज योर्स। तो वॉर हैज बिकम ए बार्गेनिंग पावर। अब डेनमार्क को सोचना होगा कि प्यार से डेनमार्क ग्रीनलैंड को अमेरिका को बेच दे, 10-15 बिलियन डॉलर ले ले, या अमेरिका कहेगा कोई बात नहीं, मैं एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहा हूं, मेरी फौज जा रही है, कल से झंडा वहां अमेरिका का लगेगा, हम आपका उतार रहे हैं, आपको जो करना आप कर लीजिए। क्या अमेरिका को रोक पाएंगे? सवाल ये हो जाता है। इसका मतलब द वर्ड शिफ्ट्स फ्रॉम रूल बेस्ड ऑर्डर टू ट्रांजैक्शनल ऑर्डर। लेन देन की बात करो, ज्यादा हमें उपदेश देने की जरूरत नहीं है। यूरोप जो अपने आप को एक महाशक्ति मानता था, उसका रोल टेक्निकली खत्म हो गया, साइलेंट हो गया। यूरोप इज सेंट्रल टू ऑल दिस, द डिसिसिव इज नन। इस बात को समझिए। ग्रीनलैंड में यूरोपियन टेरिटरी है बट नो यूरोपियन पावर। यूरोपियन टेरिटरी है, यूरोप कुछ नहीं कर पा रहा है अमेरिका का। यूक्रेन यूरोपियन बैटलफील्ड है, अमेरिका का डिसीजन है कि लड़ाई कैसे होगी, क्या होगी। शुरुआत भी जो यूक्रेन की लड़ाई हुई थी, उसके पीछे अमेरिका का पूरा प्लान था। ताइवान यूरोपियन वैल्यूज एंड एशियन कॉन्सिक्वेंसेस, वहां पे भी यही है। डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, यही बात कर रहे हैं हम ताइवान। सब यूरोपियन वैल्यूज हैं। क्या यूरोप उनको कुछ बचा पा रहा है? कुछ नहीं कर पा रहा, ये हमारे सामने है। इसका मतलब है यूरोप पेज द प्राइस बट कैन नॉट स्टॉप, होल्ड्स नो वीटो। आपकी कीमत लग रही है। यूक्रेन में जो लड़ाई हो रही है, पूरा पैसा फंडिंग ट्रंप ने कहा यूरोप करेगा। ग्रीनलैंड की टेरिटरी जाएगी, वो भी यूरोपियन टेरिटरी जाएगी। जो आपका इन्वेस्टमेंट ताइवान में या बाकी जगह है, वो भी यूरोपियन कॉस्ट है। आपकी जेब से सब कुछ जा रहा है, टेरिटरी जा रही है, सब हो रहा है, आप कुछ कर नहीं पा रहे, रोक नहीं पा रहे। ये मजबूरी हो गई इस समय यूरोप की। तो सच्चाई क्या है? ये ट्रंप, पुतिन और जी की बात नहीं है दोस्तों। सवाल क्या है? तीनों कॉन्टेक्स्ट क्या बताते हैं? इट्स अबाउट ए सिस्टम वेयर पावर इज रिटर्न। ताकत है तो आप अपनी बात मनवा लीजिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, रूल बेस्ड कोई काम नहीं। गारंटीज आर कंडीशनल।
हम आपको सपोर्ट करेंगे। यूरोप ने तो यही कहा था ना, नेटो में अमेरिका हमारे साथ है। अब अमेरिका ही कह रहा है कि ग्रीनलैंड में कब्जा करूंगा, आप क्या कर लोगे? तो जो आपको गारंटी थी सिक्योरिटी की, वो कंडीशनल थी। अगर आप सक्षम नहीं है, दूसरों के भरोसे हैं, तो वही होगा जो यूरोप का हाल है। एंड न्यूट्रलिटी श्रिंकिंग, आप किसकी तरफ है? अमेरिका की तरफ, चाइना की तरफ, रशिया की तरफ? अब जो गुट बन रहा है वो अमेरिका वर्सेस ब्रिक्स बन रहा है। नेटो तो खत्म हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन अंदरूनी प्रॉब्लम्स के कारण डिसइंटीग्रेट होगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो कुल मिला के क्या हुआ? अमेरिका वर्सेस ब्रिक्स नेशन। अब वो कितना चलेगा, कैसे चलेगा, जब तक उनमें आपसी संबंध नहीं है, आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इंडिया चाइना वगैरह में, इनको रिजॉल्व करना जरूरी है, अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। सो इश्यू इज वेरी सिंपल। द रियल क्वेश्चन इज नॉट वेदर दिस बार्गेनिंग इमर्जेस, इट इज हु रेजिस्ट इट एंड एट व्हाट कॉस्ट। किसकी हिम्मत और क्या कीमत चुकाएगा? कोई है? कोई ऐसा देश है जो इन तीन बड़ी शक्तियों के मनमर्जी को रोक सके? है कोई? सोच के देखिए दोस्तों, कौन सा देश या कौन सा ऐसा गुट है जो इस बदलती हुई दुनिया को रोक पाएगा? आप अपने जो भी विचार हो ना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि कौन होगा। सो कुल मिला के अगर मैं ये कहूं, जो सख्ती से मैं जो बात कहना चाहता हूं वो ये, if the world accepts Greenland for US, Ukraine for Russia and Taiwan for China, then the message to every small and medium state is clear. Your sovereignty exists only until a great power wants it. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, हजारों छोटे छोटे आइलैंड देश हैं, कैरेबियन में, एशिया में, पैसिफिक में, हर जगह। जिसको जिसकी जरूरत होगी वहां पे उसको एक मैसेज भेज दिया जाएगा कि भैया कल से आप हमारे पार्ट बन जाओ, नहीं तो हम अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहे हैं, 2 दिन में हम आपकी सफाई करके अपने में मिला लेंगे। अगर किसी में दम है तो आके रोक लो। कौन रोकेगा? कैसे रोकेगा? है कोई क्षमता? इस बात को समझना है कि जिस तरह से ट्रंप ने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को बदल दिया है, अब ये सामान्य दुनिया नहीं रही जो हम पिछले 80 साल से देख रहे हैं। ये दुनिया बदल चुकी है। क्या इस बदलती हुई दुनिया में भारत अपनी जगह बनाएगा? और अगर हमें अपनी जगह बनानी है और हमें किसी के दबाव में नहीं आना है, तो हमें क्या करना चाहिए? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।